Hello students, my name is Subramanyam Arun. Today in this video we are going to study some characteristics of sound waves. Okay, so what are these? Just look into this. In our last video we studied about the propagation of a sound wave, right? Propagation of sound wave में हमने पढ़ा था कि sound wave जब travel करता है तो वो अपने आसपास के मीडियम में अपने आसपास के मीडियम को मीडियम के पार्टिकल्स में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जनरेट करता है। ठीक है, कोई भी साउंड का सोर्स है, अगर आपके पास यहाँ पर कोई सोर्स है सपोज कीजिए, जब ये सोर्स वाइब्रेट करेगा तो ये जैसे ही वाइब्रेट करेगा इसके आसपास के एयर के पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करेंगे, राइट? तो हमने कुछ ऐसा बनाया था, मैं अभी भी लाइंस का यूज कर रहा हूँ, ये लाइंस को आप पार्टिकल समझिएगा। ठीक है, दीज आर कंप्रेशन कंप्रेशन। उसके बाद हमने कहा था कि रेयर फ्रैक्शन आता है जिसमें गैप थोड़ा ज्यादा देना है हमें, रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, फिर दोबारा कंप्रेशन, ठीक है, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर दोबारा कंप्रेशन, ठीक है, फिर दोबारा रेयर फ्रैक्शन, दोबारा कंप्रेशन, समथिंग लाइक दिस। तो कंटिन्यूअस कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन इज देयर। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये कंप्रेशन है, ये रेयर फ्रैक्शन है। ठीक है, फिर से कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, लाइक दिस। द प्रोपगेशन ऑफ वेव विल बी लाइक दिस। ठीक है, सो इट इज कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। अब आपको पता है कंप्रेशन के, मैंने बताया था कंप्रेशन वाले एरियाज पर, उन रीजन्स पर प्रेशर ज्यादा होगा या कम? ऑब्वियसली ज्यादा प्रेशर होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी, पास पास है बहुत ज्यादा पार्टिकल, तो उनके बीच में प्रेशर ज्यादा होगा। रेयर फ्रैक्शन में प्रेशर क्या होगा? सबसे कम होगा। रेयर फ्रैक्शन में प्रेशर क्या होगा? सबसे कम होगा। तो अगर मैं एक प्रेशर और डिस्टेंस का ग्राफ बनाऊं, ध्यान से देखिएगा, प्रेशर और डिस्टेंस का ग्राफ बनाऊं, दिस इज प्रेशर। तो इसका ग्राफ बनेगा कैसे? देखिए, यहां से जीरो से स्टार्ट करते हैं, फिर ये हाईएस्ट प्रेशर और इस पोजीशन पे ये जीरो। नहीं आया समझ? ठीक है, ये कंप्रेशन है ना, क्योंकि इसमें प्रेशर ज्यादा है तो हमने इसको प्रेशर हाईएस्ट कर दिया, तो दिस इज द हाईएस्ट प्रेशर, हाई प्रेशर। ठीक है, अब इसमें तो लोएस्ट प्रेशर होगा, तो लोएस्ट नेगेटिव की तरफ जाएगा, भाई कम प्रेशर है। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यहाँ पर ये प्रेशर क्या होगा? ये होगा लोएस्ट प्रेशर या लो प्रेशर एरिया। सो कंप्रेशन इज द हाई प्रेशर रीजन एंड रेयर फ्रैक्शन इज द लो प्रेशर रीजन। अगेन कंप्रेशन, तो अगेन ऐसा बनेगा, फिर दोबारा ऐसा बनेगा, फिर दोबारा ऐसा बनेगा, फिर दोबारा ऐसा बनेगा, फिर दोबारा ऐसा, लाइक दिस। सो मैंने प्रेशर और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाया, जिसमें प्रेशर कंप्रेशन को मैंने हाई प्रेशर दिखाया और रेयर फ्रैक्शन को लो प्रेशर दिखाया। ठीक है, सो अब मैंने एक वेव के फॉर्म पे दिखाया है, याद है ट्रांसवर्स वेव? ट्रांसवर्स वेव भी ऐसे ही होता है। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव में अगर आपको याद है तो इसको हम बोलते थे क्रस्ट, CRUST नहीं, वो अर्थ का क्रस्ट होता है, CREST क्रस्ट। ठीक है, और नीचे वाले को हम बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, कि आज हम इन वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, सो अब इस डायग्राम को आप देखिए, इसको, ये ऊपर वाला क्रस्ट है, ये बेसिकली हमारा कंप्रेशन है, और ये हमारा ट्रफ जो है वो हमारा रेयर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इज इट क्लियर? ठीक है, सो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जिस पे वेव डिपेंड करती है वो हम ले लेते हैं वेव लेंथ। वेव लेंथ, as the name suggests wavelength, it is the length of the wave। ठीक है, लेंथ ऑफ द वेव का मतलब होता है कि एक ही फेज के पार्टिकल, जैसे कि यहां से स्टार्ट करते हैं, अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो वापस पूरा साइकिल कंप्लीट करने के बाद वो सेम पोजीशन आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहां से दोबारा ये एक वेव का साइकिल है ना, फिर दोबारा एक वेव का साइकिल बनेगा, फिर दोबारा एक और वेव बनेगी। तो जहां पर एक कंप्लीट वेव कंप्लीट होती है,
एक साइकिल कंप्लीट होता है वेव का, उस लेंथ को हम वेव लेंथ कहते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा. It is denoted by what? Lambda. So wavelength is denoted by lambda. It is what? अगर definition लिखेंगे, it is the distance between, it is the distance between two successive compression or rarefaction. Two successive compression or rarefaction. दो सक्सेसिव कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस या रेयरफैक्शन के बीच के डिस्टेंस को आप क्या कहते हो? वेवलेंथ ऑफ द वेव कहते हो. ठीक है, वेवलेंथ. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखिए, ये जो डिस्टेंस वाला पार्टिकल है ना, ये वाली लाइन, इस लाइन को हम कहते हैं मीन पोजीशन. मीन पोजीशन. ठीक है, तो अब जो जो टर्म्स हम डिफाइन करने वाले हैं वो सब यहीं पर आपको जानना है. मीन पोजीशन जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है, मीन पोजीशन से जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है, इसको आप कहते हो एम्पलीट्यूड. इसको आप क्या कहते हो? एम्पलीट्यूड. मतलब कितना ज्यादा कंप्रेशन कर सकते हो, तो वो होता है एम्पलीट्यूड. ठीक है, तो उतना ही ज्यादा रेफ्रैक्शन होगा. तो एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड. ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद एम्पलीट्यूड यहां पर हो गया, वेवलेंथ हो गया. फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी टर्म आप सबने सुना होगा, नहीं सुना तो ध्यान दीजिए. फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल्स कवर्ड इन 1 सेकेंड. एक सेकेंड पे वेव जो है वो कितने ऐसे साइकिल्स कंप्लीट कर सकता है. कैसे? एक साइकिल ये हुआ, ठीक है, दूसरा साइकिल ये हुआ, तो अगर एक सेकेंड पे 5 साइकिल्स कंप्लीट कर सकता है तो 5 इज द फ्रीक्वेंसी. ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव विल बी 5 हर्ट्ज. हर्ट्ज इज द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो कितना साइकिल कंप्लीट कर सकता है एक सेकेंड पे, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है. ठीक है, सो ये भी हमें लिखना है. सबसे पहले हम एक एक करके लिखते हैं. सेकेंड पॉइंट, वेवलेंथ के बाद एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड इज बेसिकली the maximum distance of the particle of the vibrating particle of the vibrating particle का maximum distance from the mean position is called amplitude of wave. एम्पलीट्यूड ऑफ वेव. बात समझ में आई? ठीक है, मीन पोजीशन से कितना ऊपर तक वो जा रहा है. थर्ड पॉइंट हम ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी. जैसे मैंने कहा, फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ साइकिल्स और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस. फ्रीक्वेंसी, QUENCY, फ्रीक्वेंसी. It is defined as the number of oscillations completed in 1 second. कितने सेकेंड में? In 1 second is called frequency of the wave. ठीक है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के बाद फोर्थ पॉइंट आप ले लीजिए, टाइम पीरियड. व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड का मतलब होता है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा. ठीक है, इट इज डिफाइंड एज the time taken by the wave
टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगा इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। और रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड होता है, देखिए आपको पता है 1 सेकेंड में जितना फ्रीक्वेंसी क्या था, फ्रीक्वेंसी कैन बी डिनोटेड बाय स्मॉल n आल्सो, और म्यू करके उसका साइन होता है लाइक दिस, ठीक है, बट आपके बुक में n से डिनोट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू number of oscillations in a given time, यही होता है, ठीक है, या 1 सेकेंड, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये फ्रीक्वेंसी होता है। तो अगर आपको टाइम पीरियड चाहिए तो टाइम पीरियड हो जाएगा, टाइम पीरियड था 1 साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल तो अब 1 हो गया, 1 साइकिल कंप्लीटेड इन हाउ मच टाइम, है ना, यही था आपका क्वेश्चन, कितने टाइम पे कवर हो रहा है, तो 1 साइकिल हो जाएगा 1/t, सॉरी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, अगर 1 साइकिल की बात करोगे टाइम t लेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सो इन दोनों का रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, दैट इज टाइम पीरियड। 1 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि मुझे 1 ऑसिलेशन चाहिए, 1 कंप्लीट साइकिल चाहिए। सो टाइम पीरियड कैन आल्सो बी रिटन एज 1/n, 1 फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये दोनों के दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होते हैं, ठीक है, तो 1/t इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी आप लिख सकते हो। इज इट क्लियर? सो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पे ध्यान रखिएगा। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या बताई थी, हर्ट्ज, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, इसको डिनोट करते हैं बच्चा hz से, ओके, इज इट क्लियर, hz से इसको डिनोट किया जाता है, इट इज द फ्रीक्वेंसीज एसआई यूनिट, राइट। सो हमने टाइम पीरियड पढ़ लिया, वेवलेंथ पढ़ लिया, एम्पलीट्यूड पढ़ लिया, फ्रीक्वेंसी पढ़ लिया, नेक्स्ट इज योर लाउडनेस। लाउडनेस से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा तेज आवाज, है ना, उसको आप लाउड बोलते हो। तो लाउडनेस डिपेंड्स ऑन व्हाट, लाउडनेस बेसिकली डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। अगर आप वेव के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करते हो तो उसकी लाउडनेस बढ़ जाएगी, ठीक है, उसका साउंड बढ़ जाएगा। एम्पलीफायर आप सबने सुना होगा, एम्पलीफायर बेसिकली एम्पलीट्यूड, वेव के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करता है, जब वो उसको इंक्रीज करेगा तो उसका साउंड बढ़ जाता है। तो बड़े बड़े स्पीकर्स वगैरह जो होते हैं उसमें क्या लगा होता है, उसमें एम्पलीफायर लगा होता है जो एम्पलीफाई करता है साउंड को, ठीक है, उससे आवाज और ज्यादा तेज हो जाती है। सो लाउडनेस इज अ फैक्टर व्हिच डिपेंड्स ऑन loudness is a factor which depends on, किन चीजों पे डिपेंड करेगा, which depends on amplitude of the wave, amplitude of the wave, ठीक है। if yeah, for higher amplitude loudness will be high, for higher amplitude loudness will be high, उतना ही ज्यादा हाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज योर पिच ऑफ द साउंड, पिच ऑफ साउंड। पिच भी आपने सुना होगा, अगर आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बजाते हैं या जानते हैं तो उसमें आप पिच के बारे में जानते होंगे। पिच का बेसिकली मतलब होता है फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी यानी कि कम टाइम पे ज़्यादा ऑसिलेशंस कर लेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसका पिच ज़्यादा होगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आता है तो उसके पिच में वेरिएशन आता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेन के जो वॉइस होता है, मेन और वुमेन के वॉइस में यही डिफरेंस होता है, वुमेन की वॉइस में पिच हाई होती है, मेन की वॉइस में पिच लो होती है, ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा।
कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वुमेन की पिच हाई या लो होता है मेन से. पिच ऑफ साउंड इज दिस फैक्टर depends on the frequency of the sound. Frequency of the sound. Frequency of sound पे depend करता है. That is, higher the frequency, higher will be the pitch. Higher the frequency, high will be the pitch. Higher the frequency, high will be the pitch. Is it clear? Now, next is your quality of sound. Quality of sound. Sound की भी quality होती है. अब इसको कैसे समझेंगे? देखिए बेटा, आपने गाने सुने होंगे, ठीक है, कोई म्यूजिक सुना है. अब वो म्यूजिक आप पियानो में भी बजा सकते हो, वही म्यूजिक आप गिटार में भी बजा सकते हो, वायलिन में भी बजा सकते हो, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में बजा सकते हो, इवन फ्लूट में भी सुना होगा एक ही म्यूजिक. ठीक है, लाइक कोई पर्टिकुलर सॉन्ग है, उसको आप फ्लूट में भी सुन सकते हो बजा के. बट आपको डिफरेंशिएट कर पाते हो कि नहीं? बिल्कुल कर पाते हो. आप जब उसी साउंड को वायलिन में सुन रहे हो तो उसकी लाउडनेस और पिच दोनों सेम है. इस बात का ध्यान दीजिएगा, दोनों सेम है, पिच और लाउडनेस दोनों सेम है, बट वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसका प्रोड्यूस करना डिफरेंट है दूसरे इंस्ट्रूमेंट से. ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी. सो दिस फैक्टर हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड वेव्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच. बात समझ में? देखिए, आप एक ही गाने को तीन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में बजा रहे हो, आप डिस्टिंग्विश भी कर पाते हो कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से बज रहा है. ठीक है, या अपने किसी फ्रेंड की आवाज को आप पहचान लेते हो बिना उसे देखे. तो वो सब चीजें क्वालिटी पे डिपेंड करती है. सो दिस फैक्टर helps us to distinguish between किनके, between different sound waves having same loudness and pitch. Same loudness and pitch. सेम लाउडनेस और पिच के दो वेव्स को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है. ठीक है, नेक्स्ट आपका जो प्रॉपर्टी है दैट इज इंटेंसिटी. व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी ऑफ लाइट जब आप कहते हो तो उसका मतलब बहुत ज्यादा ब्राइट है. ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी ज्यादा लाइट रेज पास हो रही है इन अ गिवन सेकेंड. एक गिवन सेकेंड में कितनी लाइट रेज पास हो रही है वो उसकी इंटेंसिटी बताएगा. सो इंटेंसिटी ऑफ साउंड आल्सो फॉर्मूले के टर्म्स में अगर आप देखोगे तो ऐसा लिखा जाता है, इंटेंसिटी इज साउंड एनर्जी कितनी ट्रैवल हुई है in 1 second in a given unit area. It is what? It is the energy traveling through a area in a given second or per second. ठीक है, so it can be defined as rate of sound energy passing through per unit area. Passing through per unit. Rate मतलब आ गया division by time, so divide by time आ गया. Passing through per unit area is called intensity of sound. Intensity of
तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो साउंड की वेव्स के बारे में बताता है, डिस्टिंग्विश करने में आपको हेल्प करता है। वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, स्पीड डिफरेंट हो सकती है ना। सो इसके बाद हम एक रिलेशनशिप पढ़ेंगे स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को मैंने एन से डिनोट किया है, एंड v से वेलोसिटी, ठीक है। v फॉर वेलोसिटी और n मतलब फ्रीक्वेंसी, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, ठीक है। फॉर दिस सपोज यू हैव अ वेव हियर, प्रेशर वेव दिखाया मैंने यहाँ पर। सो दिस इज द वेवलेंथ, ये थोड़ा गलत बन गया, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज योर वेवलेंथ, दिस इज योर वेवलेंथ लैम्डा। और इस एक कंप्लीट साइकिल में टाइम कितना लगा होगा, t टाइम लगा होगा, ठीक है। सो डिस्टेंस टाइम, स्पीड आप कैसे निकालते हो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन मोशन, चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, स्पीड को v से नोट किया है हमने, स्पीड को किससे नोट किया है, v से। डिस्टेंस एक कंप्लीट साइकिल में लैम्डा, टाइम टेकन कैपिटल T, ओके। नाउ कैन आई रिटर्न दिस like this, lambda into 1 by t? Can I write this like this? Can I write this in this form? तो 1 by t क्या था, अगर आपको याद होगा फ्रीक्वेंसी में हमने पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 by टाइम पीरियड। सो दिस कैन बी रिटन एज n, n means 1 by n, since n is equal to 1 by t. सो वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ये रिलेशन होता है, ठीक है। इसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूं, डॉट, इट क्लियर। वेलोसिटी और लैम्डा और फ्रीक्वेंसी के बीच में ये रिलेशन होता है, आपके पास न्यूमेरिकल पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। अब आपसे और दो तीन चीजें जो मुझे डिस्कस करनी है वो ये है, साउंड की स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको इजीली पूछा जा सकता है स्पीड ऑफ साउंड में, कि सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगा या गैस में या लिक्विड में। तो आप खुद इमेजिन कीजिए, स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करेगा, जिसमें जल्दी वाइब्रेशन हो, है ना। तो वाइब्रेशन किस में जल्दी होगा, जिसमें पार्टिकल ज्यादा क्लोज होंगे, और ज्यादा क्लोज किस में होते हैं, सॉलिड में, ठीक है। एयर में स्पीड और साउंड की स्पीड सबसे कम होती है, अराउंड 300 मीटर पर सेकेंड समथिंग होती है एयर में, ठीक है। और आप अगर वाटर की बात करोगे तो उसमें अराउंड 1500 समथिंग होता है, और जब आप सॉलिड्स की बात करते हो तो 5000 तक उसकी स्पीड जा सकती है, 6000 तक उसकी स्पीड जा सकती है, क्लियर। सो आपको पता होना चाहिए स्पीड ऑफ साउंड इज greater in solid than in water and liquid and उसके बाद लास्ट में आता है गैस। Is it clear? The reason behind is this: the particles are closer to each other in solids. ज्यादा क्लोज होंगे तो ज्यादा जल्दी से साउंड ट्रैवल करेगा, स्टील वगैरह पे, आयरन वगैरह में ज्यादा स्पीड होती है, ठीक है। तो वैसे आप याद रखो, क्योंकि एयर पे 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी स्पीड अराउंड 300 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है, इतनी स्पीड होती है। तो जब आप 1 मिनट, हाँ जी, जब आप बात करते हो वाटर की या एयर की 20 डिग्री सेल्सियस पर, जो कि स्टैंडर्ड है 343 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
तो इतना होता है। और आगे देखते हैं, वाटर की जब आप बात करते हो तो वाटर का अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस पर 1500 अप्रोक्सीमेटली 1490 के आसपास होता है। 1490 मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है। और फिर जब आप और देखोगे तो वाटर के बाद आप सॉलिड में आ जाइए। सॉलिड में आयरन में अराउंड 5000 होता है, द सेम 25 डिग्री सेल्सियस पर 5000 मीटर पर सेकेंड के आसपास होता है। ग्रेनाइट सबसे फास्टेस्ट होता है इसमें, अराउंड 6000 मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर? सो इस तरीके से स्पीड का डिफरेंशिएशन आप देख सकते हैं। सॉलिड में सबसे ज्यादा है, सॉलिड में सबसे ज्यादा है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।